आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 22 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। ड्रैगन यानी चीन के द्वारा भारत को आंखें दिखाए जाने के बाद अब स्वदेशी माल को बेहतर प्रतिसाद मिलना आरंभ हो गया है। आगरा का जूता कारोबार देश भर में प्रसिद्ध है। ऑनलाइन बिक्री के जरिए विदेशों में भी यहाँ के जूते की काफ़ी डिमांड रहती है। इन जूतों को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रॉ मटेरियल अब तक चीन से आता था, लेकिन भारत चीन संबंध खराब होने के बाद जूता चप्पल तैयार करने के लिए कच्चा माल अब वियतनाम से मंगवाया जा रहा है। एफमैक अध्यक्ष पूरन डावर बताते हैं कि चीन से संबंध खराब होने के बाद से ही आगरा के जूता उद्योग से चीन को समाप्त करने का मन बना लिया गया था। जूता मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल भी अपने देश से परचेज कर रहे हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी के जूते तैयार किए जा सकेंगे। पूरन डावर के अनुसार जूता बनाने की मशीन अभी तक चीन से आया करती थी। चीन की मशीन के जरिए जूते तैयार करके देश विदेश में भेजे जाते थे, लेकिन अब वियतनाम से देश की जूता इंडस्ट्री के लिए मशीन परचेज की जा रही है। उन्होंने बताया कि चीन की हठधर्मिता को लेकर वहां पर लगी यूरोपियन कंपनियां अपना बिजनेस समेट रही हैं। इसका लाभ देश को अपने उद्योग को बढ़ाने में मिलेगा। विदेशी मार्केट में भारत आगे है, लेकिन सिंथेटिक लेदर बनाने में अभी भी 80% चाइना का माल सप्लाई हो रहा है। इसके खात्मे के लिए सरकार से बात की जा रही है। गोपाल गुप्ता बताते हैं कि जूता उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों को यहाँ लाने के लिए इंसेंटिव देना होगा। चाइना के मुकाबले देश के व्यापारी भी अपने यहाँ बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर बाजार में बेच सकेंगे। आगरा में एनुअल लगभग 7.5 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर है। इस उद्योग से करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश के हृदय प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान का माफिया मुक्त प्रदेश अभियान अब असर दिखाता हुआ दिख रहा है। सीहोर में भी पुलिस सख्त नजर आ रही है। गिरफ्तारी के बाद नसरुल्लागंज के नामचीन बदमाश कन्हैया कंजर का जुलूस निकाला गया। जुलूस की सड़कों पर उसे घुमाया गया और बीच बाजार में पुलिस ने उससे उठक बैठक लगवाई। पुलिस बीच बीच में सड़क पर उसकी पिटाई भी कर रही थी। वहीं पर छतों पर खड़े लोग उसका वीडियो भी बना रहे थे। कलेक्टर अजय गुप्ता ने आरोपी पर एनएसी के तहत कार्रवाई करते हुए उसे भोपाल जेल भेज दिया है। आरोपी पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2009 से वह आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और इलाके में उसका अच्छा खासा खौफ था। आरोपी ने बीते दिनों नसरुल्लागंज निवासी राठौर परिवार पर प्राणघातक हमला करके 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है। वहीं फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कन्हैया के साथ परिवार के लगभग आधा दर्जन लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है। सीमा पर भारत और चीन के जवानों के बीच हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती संतोषी को तेलंगाना सरकार ने उप जिलाधिकारी के पद पर नियुक्ति दी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को श्रीमती संतोषी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। चंद्रशेखर राव ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि शहीद की पत्नी की नियुक्ति हैदराबाद या आसपास के इलाकों में ही की जाए। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया था। 12 साल की एक बच्ची को किडनैप कर उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की दोषी सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद सुनाई गई है। इसके साथ ही आरोपी के साथी दोषी संदीप वेदवाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और रेप केस में सोनू पंजाबन और संदीप वेदवाल को सख्त सजा दी है। मामला दिल्ली के हरीश विहार थाने का है। एफआईआर के मुताबिक 11 सितंबर 2009 को पीड़ित लड़की का अपहरण किया गया था। लड़की के पिता की तरफ से द्वारका कोर्ट में पेश बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 9 नवंबर 1996 थी, यानी घटना के वक्त उसकी उम्र महज 12 साल 10 महीने और 2 दिन थी। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले राज्यसभा सांसद
ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके ध्रुव विरोधी समझे जाने वाले राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का लंबे समय बाद आमना सामना हुआ। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का टिकट थमा दिया था। जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सांसद के रूप में आज शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी पहली बार राज्यसभा पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यसभा में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का एक दूसरे से पहली बार सामना हुआ। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार राज्यसभा के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना दिग्विजय सिंह से जब हुआ, उस मुलाकात के दौरान दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों को अभिवादन करते देख वहां मौजूद गुलाम नबी आजाद मुस्कुरा रहे थे। दरअसल एमपी की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज और दिग्विजय सिंह को राजा कहा जाता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को बादल झूमकर बरसे। तेज हवाओं के साथ मानसून की जोरदार बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया, मगर दिल्ली वालों को इससे अलग परेशानी उठानी पड़ी। कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज और नई दिल्ली के अन्य निचले इलाकों में अच्छा खासा पानी भर गया। सड़कों पर ट्रैफिक भी रेंग कर आगे बढ़ता रहा। गिरधारी लाल मार्ग, गुरु रविदास मार्ग, मायापुरी फ्लाईओवर, प्रहलादपुर फ्लाईओवर, नारायणा से लोहा मंडी तक यातायात जमकर प्रभावित हुआ। दिल्ली के दिल में स्थित वीआईपी अशोका रोड का तो एक हिस्सा ही ढह गया। करीब 6-7 फुट का एक गड्ढा बन गया। एहतियातन पुलिस ने उधर से ट्रैफिक बंद कर दिया है। विकास दुबे एनकाउंटर समेत कानपुर के बिकरू गांव में हुई घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जांच समिति को भी अप्रूवल दिया। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे BS चौहान और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को शामिल किया गया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि जस्टिस चौहान ही समिति की अध्यक्षता भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति को 2 महीने में इंक्वायरी पूरी करने का आदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद के दिन सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी देने पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि 1 अगस्त को बकरीद के दिन राज्य की मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही खुले स्थानों पर कुर्बानी देने और खुले में मांस ले जाने पर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। धर्मगुरुओं से अपील की गई है कि वे लोगों को बकरीद का त्योहार घर में ही मनाने और सामूहिक रूप से नमाज अदा न किए जाने को लेकर प्रेरित करें। पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करने की बात भी कही है। गाइडलाइन में कहा गया है कि गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के निकट, गैर मुस्लिम क्षेत्र और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के अवशेष पड़े होने से विवाद उत्पन्न हो सकता है। अतः इस संबंध में पूर्ण सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बंबई हाई कोर्ट ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों के सेट पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आने की अनुमति नहीं देने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस उम्र से अधिक के शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति गरिमामय जीवन कैसे बिता पाएंगे अगर उन्हें बाहर निकलने और आजीविका हासिल करने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति SJ कथावाला और न्यायमूर्ति RI छागला की खंडपीठ ने प्रमोद पांडे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को ये टिप्पणियां की।
इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी भी कास्ट या क्रू सदस्य को शूटिंग के दौरान फिल्म या टीवी सेट पर आने की अनुमति नहीं होगी। 70 वर्ष के याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 4 दशक से टीवी सीरियल और फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभा रहे हैं और उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, इसके बावजूद उन्हें स्टूडियो तक जाने और शूटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार को एक हलफनामे में बताना होगा कि 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सम्मानित जीवन कैसे जिएगा अगर उसे आजीविका के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पीठ ने कहा कि सरकार को हलफनामे में यह भी बताना होगा कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते वक्त क्या किसी तरह के डेटा या सांख्यिकी पर विचार किया गया था। अदालत ने कहा कि यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या ट्रेन या बस या विमान में सफर करने वाले 65 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों के लिए भी यही नियम है। क्या दुकान या निजी दफ्तरों में काम करने वाले इस उम्र के लोगों के लिए इस तरह का कोई नियम है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून बनने के बाद से देश में 3 तलाक बिद्दत की घटनाओं में 82% से ज्यादा की कमी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 अगस्त की तारीख इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना को लेकर 1,47,24,546 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 12 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इस वक्त देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,03,999 है, जिसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 4,13,905 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,60,807 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 28,875 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है, जहां वर्तमान में 1,32,236 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नाम सूची में है, जहां 51,347 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक में 44,136 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 32,336, उत्तर प्रदेश में 20,204, पश्चिम बंगाल में 17,813, दिल्ली में 15,288, गुजरात में 11,761, तेलंगाना में 10,890, बिहार में 9,624, असम में 8,667, राजस्थान में 8,129, केरल में 8,056, मध्य प्रदेश में 7,082, जम्मू कश्मीर में 6,540, उड़ीसा में 6,386 और हरियाणा में 6,146 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से बुधवार 22 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। गुरुवार 23 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।